तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 अपने नाम की है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है क्रिकेट से। और अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का ये 12वां एडिशन था, जो कि हाल ही में जीत लिया है तमिलनाडु ने। और जो तमिलनाडु है इसने बड़ौदा को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रही है, इसका जो फाइनल मैच है ये कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। हालांकि इसका नाम बदल करके अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? मणिमारन सिद्धार्थ। और तमिलनाडु टीम जो कि इसमें विनर रही है, इसके कैप्टन थे दिनेश कार्तिक। इन्हीं के नेतृत्व में जो तमिलनाडु की टीम है, इसने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अब देखिए, ये जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और कल भी आप लोगों को पढ़ाया गया था रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। और जो बीसीसीआई है, इसके द्वारा 87 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया है। तो यहाँ हम कुछ ट्रॉफियों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो है मुश्ताक अली ट्रॉफी, दूसरी हमने डिस्कस की है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंगटन ट्रॉफी, जेडी बिल्डर ट्रॉफी। ये सभी रिलेटेड है क्रिकेट से, तो ये आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला रहा है, जिसका 8वां संस्करण रहा है, इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया है टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी के द्वारा। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है रेशम मेला? तो देखिए, इसे भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और यदि कहा जाए तो रेशम उत्पादन में जो अपना देश भारत है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। आप लोगों को ये बताना है रेशम उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर कौन है। और जो भारत है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि रेशम की सभी 4 किस्में, कौन कौन सी 4 किस्में हैं? सहतूत, एरी, टसर और मूंगा, इन सभी 4 किस्मों का उत्पादन करता है, ऐसा एकमात्र देश है भारत। और इसी रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी जी ने। तो ये तो है टेक्सटाइल मिनिस्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है अमेठी, उत्तर प्रदेश। इनसे रिलेटेड एक आप फैक्ट रिलेट कर सकते हैं। 2019 की बात है, जो स्मृति ईरानी जी है, इन्हीं के द्वारा भारत के पहले, मतलब कि कचरे से निर्मित भारत के पहले प्लास्टिक चरखे का उद्घाटन किया गया था नोएडा में। 2019 में किया गया था, मतलब कि 2 अक्टूबर 2019 में, जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने F-15X फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है? तो ये चर्चा भी हाल ही में भारत और यूएसए के बीच शुरू की गई है। फाइटर जेट का नाम है F-15X। तो देखिए, यदि कंट्री पूछी जाए तो ये तो है यूएसए, लेकिन यदि कंपनी का नाम पूछा जाए तो ये है बोइंग कंपनी, जिसके साथ भारत ने F-15X फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है। अब देखिए, ये कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि भारत और बोइंग कंपनी के बीच ऑलरेडी चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर, इन दोनों की डील ऑलरेडी चल ही रही थी। और अब जो ये बोइंग कंपनी है, इसने भारत को F-15X फाइटर जेट लेने की लड़ाकू विमान ये ऑफर करने जा रहा है। अच्छा, यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, बेंगलोर में भी क्या आयोजित होने वाला है? इंटरनेशनल एयर शो। इंटरनेशनल एयर शो कहने का मतलब है कि इसमें जो भी देश इनवाइटेड होंगे ये अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। वायु शक्ति प्रदर्शन करने का मतलब ये है कि वे अपने विमानों को दर्शाएंगे कि हमारे पास इतने पावरफुल विमान हैं। जैसे कि भारत की तरफ से जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ इस शक्ति का प्रदर्शन करेगा। और मान लीजिए जैसे कि फ्रांस है, फ्रांस से रिलेटेड है राफेल विमान, तो इसमें फ्रांस की तरफ से राफेल विमान को शो किया जाएगा, मतलब कि अपनी कलाबाजी दिखाई जाएगी और उसकी कई कैपेसिटी या जो भी उसकी क्वालिटी है वो बताई जाएंगी कि हमारी कंट्री का जो विमान है उसके पास ये क्वालिटी है। तो इस एयर शो में विभिन्न देश अपनी अपनी विमानों को शो करेंगे। यही है इंटरनेशनल एयर शो जो कि आयोजित होने वाला है बेंगलोर में। तो इसमें कौन आ रहा है? ये जो फाइटर जेट है जिसका नाम है F-15X, किसकी तरफ से आ रहा है? यूएसए की जो बोइंग कंपनी है, इसके तरफ से आ रहा है। और इसी बोइंग कंपनी ने भारत को ऑफर किया है कि हम तैयार हैं यदि आप हमसे F-15X फाइटर जेट ये खरीदना चाहें। तो आप समझ लीजिए, ये फाइटर जेट ये रिलेटेड है बोइंग कंपनी से। और यदि कंट्री पूछी जाए
तो ये रिलेटेड है यूएसए से। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है यूएसए जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर। हाल ही में यहाँ के सबसे उम्रदराज और 46वें राष्ट्रपति ये बन गए हैं जो बाइडन, और भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति। मैप में यदि आप देखेंगे तो ये है यूएसए और ये है मैक्सिको। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उस नदी का नाम क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका नाम है रियो ग्रैंडे रिवर। इसके अलावा आप यदि देखेंगे तो ये जारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। भारत में गुजरती है ये कुल 8 राज्यों से और ये जारी है नॉर्थ अमेरिका में कुछ इस तरह से। ये है हवाई, और ये जो आप देख रहे हैं ये है कैरेबियन सी। कुछ यहीं पास मैंने लोकेशन बताई थी आप लोगों को सारगैसो सागर की। सारगैसो सागर ये क्या होते हैं, तो सारगैसो सागर जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगैसम भी कहा जाता है, ये एक मोटी घास की परत होती है जो कि पानी में कुछ ऐसे तैरते रहती है जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीनलैंड। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड ही है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये है पनामा नहर। हाल ही में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जो आईएएस ऑफिसर राजीव रंजन है जो कि 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव के रूप में कर दी गई है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ये है तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। जीआई टैग की यदि हम बात करें, डिंडीकुला ताला, कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो ओला है, ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये तमिलनाडु में ही बनाया जाएगा ऐसी घोषणा की गई है। और इसके लिए ओला और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसके अलावा 2 इंडेक्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गुड गवर्नेंस इंडेक्स और बाजार कर्ज के मामले में, दोनों में ही टॉप पर रहा है तमिलनाडु। और आप यदि करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं जयललिता, इन्हीं के घर को अम्मा मेमोरियल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी के द्वारा किया गया था। हाल ही में किस देश ने आपातकाल का वर्ष घोषित किया है, तो देखिए हाल ही में जो म्यांमार है इसने आपातकाल का वर्ष घोषित कर दिया है। अब इसे आप समझिएगा। देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में म्यांमार में जो आंग सांग सूकी है, इनकी जो पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। मतलब कि इनकी जो पार्टी है इन्हें फिर से म्यांमार में जीत मिली थी। अब हुआ क्या है कि जो आंग सांग सूकी है इन पर चुनावों में धांधली करने के आरोप लगे हैं, जिसके कारण इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब हिरासत में लिया गया है तो यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मतलब कि अब यहाँ फिर से चुनाव होंगे और फिर से नया दल सामने आएगा। फिलहाल इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बात कर रहे हैं हम म्यांमार की, तो आप मैप में देख सकते हैं एशिया मैप में ये है म्यांमार की लोकेशन। इसकी कैपिटल है न्यायपीडो, करेंसी है क्यात, यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंथ। भारत और म्यांमार के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इम्बेक्स। यदि आप जियोग्राफी वाले पोर्शन को थोड़ा और डीप में रिलेट करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं अपना देश भारत और ये है म्यांमार। तो देखिए भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण ये कौन करता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हिंदी में, ये करता है अराकानयुमा पर्वत। जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये है विक्टोरिया। अच्छा, जो म्यांमार है, म्यांमार की सबसे लंबी रिवर का नाम आप लोगों को पता है क्या, तो म्यांमार की सबसे लंबी रिवर का नाम है सालविन। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा जो शिवम सहकारी बैंक है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और जो आरबीआई है इसका ये कहना है कि ये जो शिवम सहकारी बैंक है, इस बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी है और ना ही भविष्य में कोई कमाई की संभावना है, जिसके कारण इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। ये जो शिवम सहकारी बैंक है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। अब देखिए ये यही कोल्हापुर है, मतलब कि ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे 2019 में, मतलब कि जो कोल्हापुरी चप्पल है इसे संयुक्त रूप से कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों के ही द्वारा संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया था कोल्हापुरी चप्पल को। अब यदि हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी,
तो ये की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये हुआ था 1949 में। और यदि इसके पहले गवर्नर पूछा जाए तो ये तो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो ये थे सीडी देशमुख। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो आरबीआई है इसने ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब कि ये विश्व का ऐसा पहला बैंक बना है जिसके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर हैं। साथ ही इसने भी हाल ही में भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये भी रिलीज किया है आरबीआई ने। हाल ही में नेपाल सरकार ने किस भारतीय कंपनी को अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका दिया है? तो ये ठेका दिया गया है भारतीय कंपनी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। अब देखिए यहाँ अरुण लिखा है, चाहे अरुण 1, 2, 3 कुछ भी लिखा हो, ये तीनों ही रिलेटेड है नेपाल से। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही भारत और नेपाल के बीच एक विवाद चल रहा था, काले पानी विवाद। आप लोगों ने सुना भी होगा। ये जो काला पानी का विवाद था, इसमें क्या हुआ था, जो चाइना है, चाइना ने भिड़का दिया था नेपाल को भारत के प्रति, जिसके कारण जो नेपाल है इसका रवैया भारत के प्रति एकदम से चेंज हो गया था। और इसके कारण भारत और नेपाल के बीच जो संबंध थे ये बिगड़ने भी लगे थे। लेकिन फाइनली अब नेपाल को अकल आने लगी है और ये जो अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर मतलब कि इसका जो ठेका इसने अभी तक पेंडिंग रखा था, ये फाइनली अब दे दिया गया है भारतीय कंपनी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। और देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इससे नेपाल में 679 यानी कि 669 मेगावाट की जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। और ये जो समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच, इस समझौते के अनुसार सरकार को 20 वर्षों की अवधि में 330 बिलियन की रॉयल्टी प्राप्त होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है हाइड्रो प्रोजेक्ट, इससे आप क्या समझते हैं? तो आप लोगों को कुछ बेसिक समझाने के लिए यहाँ मैंने एक इमेज सेट की है। देखिए जहाँ बहुत सारा पानी स्टोर हो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है डैम, यहाँ बहुत सारा पानी स्टोर है। और ये स्टोर किए मतलब कि जो स्टोर किया गया पानी है इसे प्रेशर के साथ ये जो पाइप का कनेक्शन होता है, इस तरह से ये जो वाटर फ्लो आता है, देखिए जो वाटर फ्लो आता है एकदम प्रेशर के साथ आता है। और ये कहाँ आता है? ये गिरता है टरबाइन पर, जो कि आप देख रहे हैं। और ये जो प्रेशर के साथ पानी आता है ये जब टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन कंटिन्यूसली रोटेट करते रहता है, मतलब कि लगातार घूमते रहता है। ये घूमते रहता है तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर के माध्यम से इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताई है। और इसके बाद जो ये पानी है, मतलब कि टरबाइन के ऊपर जो पानी गिरा उससे तो बिजली का उत्पादन हुआ, और जो पानी रह जाता है नीचे ये वापस से नदियों में चला जाता है। इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि पानी में टरबाइन लगा करके विद्युत का उत्पादन करना, यही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या हाइड्रो पावर सिस्टम। हाल ही में किसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप सभी जानते हैं 2020 का साल सबके लिए कैसा रहा है। तो जो UNTWO है यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसने बस एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके अनुसार मतलब कि इसने ये बताया रिपोर्ट में कि 2020 का जो साल है ये रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष रहा है। आप सभी जानते हैं फ्लाइट्स तो वैसे भी बंद थी, अब फ्लाइट्स बंद थी तो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है, मतलब कि दूसरे देशों में जो पर्यटन होता है ये तो ऑलरेडी ढप पड़ा था, जिसके कारण बहुत सारे घाटे उठाने पड़े, कई लोग की नौकरियां चली गई और काफ़ी कुछ भी हुआ है, जिसके कारण इसे रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है UNTWO के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है स्पेन के मैड्रिड में। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैम ने कल पढ़ा दिया था, मैंने आज फिर से ऐड क्यों किया है? तो देखिए इसका एक रीज़न है। ये वाला क्वेश्चन आज मैं अपने तरीके से समझाना चाहती हूँ, मतलब कि ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आप लोगों को मालूम होने चाहिए, इसलिए रिवीजन के तौर पर इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। मेरापी ज्वालामुखी जो कि चर्चे में रहा है, यह भी हाल ही में फटा है इंडोनेशिया में। अच्छा, ये ज्वालामुखी ये फटते क्यों हैं? मतलब कि ऐसी क्या स्थिति हो जाती है कि ज्वालामुखी फट जाते हैं? उसका रीज़न है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेट्स के बारे में, इसमें ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। जब दो प्लेट्स का टकराव होता है, दो प्लेट्स टकराती है या एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है, उस समय ज्वालामुखी फटने की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए ये जो ज्वालामुखी क्रिया है, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का, या इसे आप कह सकते हैं कि भूगर्भ के भीतर से जब जो लावा है, जलवाष्प है और जो भी गैसें हैं ये बाहर निकलती हैं, तो एक छिद्र के माध्यम से, मतलब कि एक छेद होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर का लावा, जलवाष्प और जो भी गैसें हैं ये बाहर निकलती है। इसे ही कहा जाता है ज्वालामुखी छिद्र। और जब ये जो लावा है और जो भी विखंडित पदार्थ है
ये ज्वालामुखी छिद्र के, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ये है ज्वालामुखी छिद्र, इसके आस पास जमकर जब ठोस हो जाता है तो यही धीरे धीरे जमकर ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, ज्वालामुखी का फटना और जिस छिद्र से निकला इसे हमने नाम दे दिया ज्वालामुखी छिद्र, और इसी छिद्र के माध्यम से जब जो लावा है ये बार बार इसी छिद्र पर आ रहा है और ऐसे फैलते हुए, मतलब कि कुछ इस तरह फैलकर यहाँ जम जाए, तो इसे कहा जाता है ज्वालामुखी शंकु। और जब ये ज्वालामुखी शंकु का आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तब इसे ही कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत। अब यहाँ से आप एक और बेसिक पॉइंट जान लीजिए कि ये जो ज्वालामुखी है ये बेसिकली कितने तरह की होती है। ये होती है 3 तरह की ज्वालामुखी, क्योंकि कई बार एग्जाम में ज्वालामुखी का नाम दे देता है और पूछा जाता है कि ये किस तरह की ज्वालामुखी है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है सुसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी। अब एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब है कि ऐसा ज्वालामुखी पर्वत जिसमें से धूल के कण, जलवाष्प या लावा या जो भी विखंडित पदार्थ है ये बाहर आते रहते हैं, इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मेरापी ज्वालामुखी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर भी रहे हैं, जो कि स्थित है इंडोनेशिया में। इसके अलावा इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है एटना ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। मतलब कि ऐसा ज्वालामुखी जो कि एक्टिव रहता है, यहाँ कभी भी विस्फोट हो सकता है, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी कहने का मतलब है कि ऐसा ज्वालामुखी पर्वत जिस पर काफ़ी समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकता है। मान लीजिए 40-50 साल से यहाँ कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आगे विस्फोट नहीं होगा, यहाँ विस्फोट हो सकता है, ऐसी संभावना रहती है सुसुप्त ज्वालामुखी में। और इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी। अब तीसरा है शांत या मृत ज्वालामुखी। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कि हजारों साल से विस्फोट नहीं हुआ है, मतलब कि जब हजारों लाखों साल से नहीं हुआ है तो अब क्या होगा आगे, इस हिसाब से यदि देखा जाए तो एक तरह का ये मृत ज्वालामुखी है। और मृत ज्वालामुखी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडीज पर्वत पर जो एकांका गुआ है, ये एग्जाम्पल है मृत या शांत ज्वालामुखी का। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरापी ज्वालामुखी, यहाँ ये जो ज्वालामुखी फटा है अभी मैंने बताया है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और सक्रिय तो है लेकिन इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये मेरापी ज्वालामुखी है। और यहाँ जो विस्फोट हुआ है ये 1600 मीटर की ऊंचाई तक ये विस्फोट हुआ, और इसकी जो आवाज़ है विस्फोट की ये 30 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। अच्छा, इसी ज्वालामुखी में जब लास्ट टाइम विस्फोट हुआ था, अभी मैंने बताया कि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो जो लास्ट टाइम विस्फोट हुआ था ये हुआ था 2010 में, जिसमें कि लगभग 370 लोगों की जान चली गई थी, और अब यहाँ फिर से विस्फोट हो गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं इंडोनेशिया जहाँ ये विस्फोट हुआ है। देखिए, इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, जहाँ आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा यही स्थित है सुलावेसी द्वीप। इससे रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, इसी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में अभी हाल ही में 45,000 साल पुरानी एक पेंटिंग पाई गई है इसी की गुफा के अंदर। तो ये आप याद रख सकते हैं। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, तो भारत का पहला डिजिटल बजट, या इसे आप कह सकते हैं कि भारत का ये जो पहला पेपरलेस बजट रहा है ये भी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया है। तो इससे रिलेटेड हम केवल कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बजट के हाईलाइट पॉइंट रहे हैं। जैसे कि पहला पेपरलेस बजट है, इसके अलावा जो निर्मला सीतारमन जी हैं इसके द्वारा इस बजट के लिए यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया था, मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस साल के बजट की, तो एक नज़र आप डाल सकते हैं। जैसे कि कोविड वैक्सीन के लिए आवंटित धनराशि ये कितनी है, तो ये है 35,000 करोड़ रुपए। और कितने वर्ष से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स से राहत दी गई है, तो 75 से ऊपर के जो पेंशनधारी हैं इन्हें टैक्स से राहत दी गई है। स्वास्थ्य का बजट बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो स्वास्थ्य का बजट बढ़ा करके ये कर दिया गया है 2.23 लाख करोड़, जो कि पिछले वर्ष से 137% ज़्यादा है। निम्न में से किन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, तो ये शहर हैं कोच्चि, चेन्नई और नागपुर, यानी कि इन सभी में। वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत घाटे का लक्ष्य है, तो देखिए ये है 6.8 का। वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है, तो खर्च पूछा जा रहा है ये है 34.5 लाख करोड़ रुपीज़।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? तो ये खोली जानी है लेह लद्दाख में। सस्ते घरों पर कितना ब्याज मुक्त दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 1.5 लाख। बैंकों के डूबने पर ग्राहकों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? मान लीजिए किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवा रखा है और वह बैंक डूब जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपके पैसे सारे ही डूब जाएंगे। ऐसे में पहले आप लोगों को 1 लाख रुपए दिया जाता था यदि बैंक डूबता है तो, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था इटली। सॉरी, मैंने नहीं पूछा था, जिस मैम ने पढ़ाया था उन्होंने पूछा था। और अब मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। देखिए, कल मैम ने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत का पहला डॉग पार्क ये स्थापित किया जा रहा है चंडीगढ़ में। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ भी होंगे, मैंने आप सभी के कमेंट्स रीड भी किए थे। अब देखिए, जब भी मैंने आप लोगों को हैदराबाद के बारे में बताया है, मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि इसी हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। और भारत का पहला डॉग पार्क ये 2018 में ही स्थापित किया जा चुका है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं चंडीगढ़ के बारे में, तो ये है नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क जो कि बनने जा रहा है चंडीगढ़ में। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आज के लिए आप लोगों का सवाल है कि भारत का पहला जेंडर पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।